Hello everyone. In today's session we will discuss physical properties of metals. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के। तो ऐसे एक एक करके हम सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ कवर करेंगे और उसके बाद एक डिफरेंशिएशन देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन होगा। सो इस पर्टिकुलर सेशन में अभी फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, मेटेलिक लस्टर। ठीक है, तो मेटेलिक लस्टर क्या होती है? लस्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच मेक इट सरफेस शाइनिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ लस्टर मेटल्स जो है ना शाइनिंग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि ये कौन से मेटल्स करेंगे? ऐसा सारे मेटल्स करते हैं जब तक वो प्योर स्टेट में हो या फ्रेशली कट कोई भी उनका एक पार्ट है तो वो भी ये शाइनिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है। पर डेली एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? हमारे आसपास ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें से हम ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं? सबसे बेहतर है सिल्वर, दूसरा गोल्ड देख लो। अगर तुम इनको सनलाइट में देखोगे तो देखो इनसे रिफ्लेक्शन बहुत आता है। अगर ये फ्रेश मतलब बहुत ही पुराने नहीं है और इन पर रस्टिंग नहीं हुई है तब तक, ठीक है, तो तुमको इनमें से बहुत रिफ्लेक्शन आएगा लाइट में, सनलाइट के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी लस्टर प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, लेकिन इसका एक रीज़न भी है इस प्रॉपर्टी के कि ये लस्टर क्यों शो करता है मेटल्स के अंदर, ये प्रॉपर्टी कैसे आती है? ठीक है, एबिलिटी कैसे आती है साइन करने की? तो उसके पीछे का रीज़न है, थोड़ी सी फिजिक्स और लाइट चैप्टर इसमें इन्वॉल्व है। आई होप तुम सब ने तो बेसिक आइडिया तो होगी लाइट की। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको समझने का। अगर इन केस फिर भी किसी वजह से अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो पाए तो डोंट बॉदर। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आगे आपको हायर क्लासेस में आएंगे ये सारी चीज़ें वापस से और अच्छे से आएंगे डिटेल वे में। तो अगर अभी समझ पाओ तो वेल एंड गुड, ना समझ पाओ तो अपने आप को डिमोलाइज नहीं करने का। ठीक है, तो चलो एक सब देखो, आप सब जानते हो लाइट क्या होता है। लाइट इज अ वाइट लाइट इज अ कंपोनेंट ऑफ 7 कलर्स, है ना? आपने देखा है ये अपने लोअर क्लासेस में। बट एक चीज़ और होती है, जो लाइट जो ट्रैवल करती है ना, तो अपने साथ वो बहुत सारे फोटोन्स के एक पैकेट के फॉर्म में चलती है। ठीक है, फोटोन्स, PHOTONS। ठीक है, तो फोटोन्स के फॉर्म में चलती है। अगर फोटोन समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। तो सपोज अपन यहाँ एज्यूम करते हैं, फोटोन का हटा देते हैं समझने के हिसाब से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन लाइट लेके वर्ड चलते हैं। तो लाइट जब होता है ना, वो जो मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करता है, तो तुम्हें पता है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? तो एनर्जी है, तो वो जब टकराएगा तो उसका एनर्जी उस लाइट की उसकी ट्रांसफ़र होगी कहाँ? मेटल के सरफेस पे। ठीक है, अब मेटल को तुम समझो कि मेटल क्या होता है, बहुत सारे एटम्स का बना होता है। ऑब्वियसली एटम्स होंगे उसके सरफेस पे, तो नॉर्मली वो सब ग्राउंड स्टेट में होते हैं, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होता है। जब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगा तो वो फिर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो जो ग्राउंड स्टेट के एटम हैं जो मेटल के सरफेस और पूरे मेटल के अंदर हैं, पर लाइट कहाँ टकराएगी? सिर्फ सरफेस पे, अंदर तो नहीं जाएगी। तो इसलिए हम सिर्फ सरफेस के मेटल के एटम्स को अभी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो लाइट आ रही है जिसके अंदर पैकेट ऑफ फोटोन्स हैं जो अपने साथ एक एनर्जी कैरी कर रही है, वो आके जब स्ट्राइक करती है कहाँ पे? मेटल के सरफेस पे, तो क्या होगा? वो ना अपना एनर्जी का कुछ पार्ट या होल और सोल पार्ट सब कुछ उस मेटल के एटम को ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, अब हर मेटल का एक होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि हाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो आज मिलेगा एनर्जी, उसके बाद ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगी। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगी तो उस मेटल के सरफेस के ऊपर आएगी और वहाँ पे वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा चलता है। तो एक बार डेफिनेशन मतलब एक बार रीजन इसका देख लेते हैं, फिर मैं और एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है? व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ मेटल द एटम्स एब्जॉर्ब इट। ठीक है, लाइट जब स्ट्राइक कर रही है मेटल के सरफेस पे, तो जो मेटल के एटम्स हैं वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी एनर्जी को अपने ऊपर ले लेंगे। मतलब दे विल टेक द एनर्जी ऑफ द लाइट, जो एटम मेटल के सरफेस पे है वो लाइट की एनर्जी खुद पे रख लेंगे, या कहो कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा लाइट से मेटल के एटम पे, और वो इतना सफिशेंट एनर्जी होगी कि जो जो एटम है ना मेटल सरफेस पे, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, वो चला जाएगा, तो इट्स गेट एक्साइटेड। ठीक है, these electrons
और एटम्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, है ना, जब भी एनर्जी मिलेगा ना वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है ना ये। तो उसके बाद वो उस वाइब्रेशन से उस एनर्जी को लूज करना चाहेंगे, है ना। एंड रिलीज एनर्जी एज लाइट, तो वो जब मेटल के एटम्स हैं जब लाइट का एनर्जी ले लेते हैं तो वो सरफेस पे आ जाते हैं और वहाँ पे वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, और वही वाइब्रेशन करने की वजह से उनकी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है और हमारे तक आंखों तक आती है एज अ रिफ्लेक्टेड लाइट की तरह, और वो होता है उसके प्रॉपर्टी को लश्यर की तरह, सॉरी शाइनिंग प्रॉपर्टी उसको देती है। ठीक है, तो मेटेलिक लश्यर, बस इतना अपने को तो इतना ही ध्यान रखना था कि मेटल्स के अंदर मेटेलिक लश्यर होता है जो कि उसकी शाइनिंग सरफेस होती है, और किन में मिलेगा? प्योर स्टेट ऑफ मेटल में या फ्रेशली कट मेटल के अंदर। और इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा हमारे डेली लाइफ के हिसाब से? गोल्ड देख लो, ऑर्नामेंट्स देख लो गोल्ड सिल्वर्स के, है ना। तो इस तरह से, तो ये हमारा मेटेलिक लश्यर क्लियर हुआ। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? सबको पता है सॉफ्ट और हार्ड, मतलब बहुत हार्ड के, अगर मैं कह रहा हूँ हार्ड है तो मतलब आप उसको प्रेस, उसके डायमेंशन के अंदर चेंजेस नहीं ला सकते हो। ठीक है, यानी कि उसके शेप के अंदर नहीं, शेप साइज और वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम छोड़ दो, शेप साइज के अंदर, लेंथ या ब्रेथ के अंदर कोई तुमने चेंजेस नहीं ला सकते हो फोर्स अपने लगा के। ठीक है, तो उसको हम हार्डनेस के प्रॉपर्टी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हार्डनेस क्या हो जाएगी? मेटल्स की हार्डनेस ज़्यादा होती है ना, वो स्ट्रांग भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। अगेन एग्जांपल ले लो तुम गोल्ड के, है ना, सिल्वर के, हार्ड नहीं होते क्या? होते हैं ना, तो वो हार्डनेस आ गई। ठीक है, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है। देखो केमिस्ट्री और स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आगे जाके जब और केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस बनेंगे तो यू विल फाइंड कि इनके अंदर एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। और एक्सेप्शन क्या होते हैं? जब हमारी कोई भी थ्योरी के अंदर जो हमने थ्योरी प्रपोज करा है उस चीज़ के लिए, उसमें जो चीज़ बैठते नहीं है हम उसको एक्सेप्शन बना देते हैं। ठीक है, तो अब आपका ना एक्सेप्शन से बहुत पाला पड़ने वाला है। ठीक है, यू विल गेट इन काउंटर विद देम वेरी फ्रिक्वेंटली, वेरी ऑफन। तो एक्सेप्शंस होंगे, क्या होंगे? बात हम कर रहे हैं हार्डनेस की। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन क्या होगा? सॉफ्ट हो जाएगा। कौन होते हैं? तो बेसिकली अल्कली मेटल। कौन से अल्कली मेटल? Li यानी कि लिथियम, Na फॉर सोडियम एंड K फॉर पोटेशियम, ये क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। ठीक है, ये NCERT का भी डिस्कशन है तो उसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्मली मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है, और स्ट्रांग होते हैं, पर इसके एक्सेप्शन है। कौन से हैं? लिथियम का, सोडियम का एंड पोटेशियम का, जो सॉफ्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है ये चीज़ें? तो हार्डनेस किस पे डिपेंड करेगी? मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे। कैसे? देखो, सपोज मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? 2 एटम्स के बीच की बॉन्डिंग। सपोज मैं एक ये एटम बना रहा हूँ और एक ये एटम बना रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे को पता है कि जो बॉन्डिंग होती है ओवरलैपिंग से, शेयरिंग से, ऐसे कुछ होती है। अगर इनके बीच में अच्छी शेयरिंग होगी तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांग होगा, है ना। अब ये बहुत इनके बीच में ये स्पेस है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इनको यहाँ पे इनके अगर ये बॉन्ड हमारा बहुत स्ट्रांग है तो इसके अंदर चेंजेस लाने के लिए मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड के अंदर। बट अगर स्ट्रेंथ इसकी मेटेलिक बॉन्ड कम है, ठीक है ना, इन 2 एटम्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छे से नहीं हो रखी है, तो उसको सिंपल फोर्स से भी हम अपन चेंज कर सकते हैं उसके वॉल्यूम के अंदर, उसके शेप और साइज के अंदर। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड का जो हार्डनेस होता, सॉरी, जो मेटल्स के हार्डनेस होते हैं उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि वो कितने अच्छे से उसका बॉन्डिंग हो रखा है। ठीक है, अब तुम एक चीज़ अगर तुम्हें अगर दिख रहा हो तो ये देखो, अल्कली मेटल्स में क्या है? LiNaK। ठीक है, LiNaK कहाँ पे आते हैं? अगर पीरियोडिक टेबल की अपन बात करें तो इट इज़ हियर, है ना। Li पीरियोडिक टेबल के सबसे इस तरफ लेफ्ट साइड में है। ठीक है, LiNaK, ये वो मेटल्स हैं जो सॉफ्ट आ रहे हैं। पर इसका क्या रीजन है सॉफ्टनेस का? इसका अगर मेटेलिक बॉन्ड के हिसाब से तुम अगर कोरिलेशन निकालने की कोशिश करो तो देखो, क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है इनके मेटेलिक बॉन्ड में, इसलिए सॉफ्ट है। अगर ऐसी बात है तो फिर ये क्यों नहीं सॉफ्ट है? फिर यही क्यों सॉफ्ट है ना। तो
तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है, अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो और भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, ठीक है। तो मैं एक बार सम अप कर देता हूँ हार्डनेस को। हार्डनेस क्या होता है, नॉर्मली मेटल्स के ज़्यादा होते हैं किसके रेस्पेक्ट में, बाकी मेंबर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के रेस्पेक्ट में। एग्जाम्पल जैसे कि तुम सिल्वर का ले लो, यानी कि सिल्वर को हिंदी में क्या कहते हैं, चांदी, और गोल्ड का ले लो, सोना, है ना। तो उन दोनों के में अंदर हार्डनेस बहुत होती है। एक्सेप्शन इसका है अल्कली मेटल, जो कि सॉफ्ट होते हैं, स्पेशली उसके अंदर कौन, लिथियम Li, सोडियम Na एंड पोटेशियम K। तीसरी पॉइंट इसके अंदर है कि एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस, ये हार्डनेस कितना ज़्यादा कितना कम होगा वो सीधा सीधा किसके ऊपर आता है, डिपेंडेंट है कि उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अगर बॉन्ड होगी तो उतना ही ज़्यादा हार्डर वो मेटल होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर हमको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगी, है ना। तो पहले तो अपन डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे घरों में कुछ बॉइलिंग पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स हैं क्या, अगर आपको ध्यान आता हो। चलो मुझे हेल्प करने दो आपको। देखो अपन वाटर को हीट करते हैं ना, बॉयल करते हैं, है ना। तो हम बॉयल करते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाटर को लिया यूटेंसिल्स के अंदर, ऊपर चूल्हे पर डाल दिया, है ना, गैस स्टोव के ऊपर, तो उसको हीट करते हैं, ठीक है। तुरंत थोड़ी वो बॉयल होने लगती है, नहीं, वो धीरे धीरे, इट टेक टाइम्स डिपेंडिंग अपन आप कितना वाटर यूज़ कर रहे हो और आपका यूटेंसिल कैसा है, उसके हिसाब से इट टेक टाइम्स। और उसके बाद वो क्या होता है, बॉयल होता है, और बॉयल होता है तो आप देखते हो कि उसमें स्टीम बहुत आ रहा है ना। उस वाटर के सरफेस से स्टीम आता है, वेपर आता है ऊपर, है ना। तो हम कहते हैं हाँ भाई ये बॉयल होने लगा है। तो जिस पॉइंट पे वाटर के सरफेस से स्टीम आने लगता है और पूरी वाटर बॉयल बबल्स आने लगते हैं, तो उस पॉइंट पे हम उस कहेंगे कि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, जहाँ पे वाटर बॉयल होने लगा, ठीक है। और हमको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हर लिक्विड, हर सॉलिड का अपना अपना इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब वाटर कहीं पे भी तुम बॉयल करो अक्रॉस ग्लोब, तो तुमको हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बॉयल होगी। ऐसा नहीं कि गुजरात के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, राजस्थान के अंदर 90 डिग्री सेल्सियस, महाराष्ट्र में 105 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं। वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगी और वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ठीक है। पर बॉइलिंग पॉइंट पे होता क्या है, वहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ, डैट इज लिक्विड कौन था, वाटर था, लिक्विड स्टेट में था, और उससे वो गैसियस स्टेट में डैट इज स्टीम या वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, है ना। वो उसको कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। नाउ मेल्टिंग पॉइंट का क्या एग्जांपल होगा, अगेन अपन वाटर से रिलेटेड चीज़ें लेते हैं, जैसे आइस, है ना। फ्रीजर रेफ्रिजरेटर के अंदर से अपन आइस क्यूब निकाला, वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। उसको हम बाहर एक बर्तन में ला के रख दिया हमने उस आइस क्यूब्स को, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद यू विल सी, अगर गर्मी का सीज़न है, समर का सीज़न है, तो अगर मई जून का महीना है तो यू विल सी कि वो विद इन 5 मिनट्स वो ना सारा आइस मेल्ट हो गया और वो लिक्विड बन गया, यानी कि वाटर मिल गया हमको यूटेंसिल के अंदर। तो क्या हम कभी ऐसा कहते हैं गर्मियों में कि देखो वाटर फ्रिज से हमने आइस क्यूब निकाला, वो बॉयल हो गया और वाटर बन गया, नहीं। तो अपन कहते हैं कि ये मेल्ट हो रहा है, जैसे हम कहते हैं आइसक्रीम मेल्ट हो रही है ना। तो जिस पॉइंट पे आइस से वाटर बनता है उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो इट इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। और एक अभी जो प्रीवियस डिस्कस किया वो था बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी तो स्टेट चेंज हुआ, वहाँ क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड हुआ, ठीक है, डैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हुआ, लिक्विड से गैसेस हुआ, स्टेट पे आया, तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब आई होप ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है, तो नाउ प्रोसीड। तो जो मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होगा, मतलब कि हायर टेम्परेचर पे ही जाके उसके स्टेट्स के अंदर चेंजेस आएंगे। अगर वो लिक्विड से सॉलिड हैं तो उनको मेल्टिंग स्टेज यानी कि लिक्विड स्टेज में आने में हायर टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा उसको हम कहेंगे ये हायर मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है या हायर बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक मैंने 2 आइटम बना रखा है, ठीक है। मान लो उनके अंदर ये बॉन्ड हमने ऐसे शो कर रखा है, तो ये
अगर ये सॉलिड स्टेट में तो इसको लिक्विड स्टेट में जाने के लिए बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। अगर ये लिक्विड स्टेट में तो इसको गैसेस स्टेट में जाने के लिए बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। तो आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप अगर केमिस्ट्री के लाइन में कहें तो अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हीट का आप हीट इंक्रीज कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो वो हीट क्या करता है, इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। ये ब्रेक करेगा तो ये दोनों एटम्स आपस से जो जॉइंटेड कनेक्टेड फॉर्म में फ्री होंगे और फिर इनका स्टेट चेंज हो सकता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। अब देखो यही है ना, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा हमको इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर अपन को बढ़ाना पड़ेगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा उसका उतना ज़्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, किस रूम टेम्परेचर पे, जो नॉर्मली हमारे घरों का टेम्परेचर होता है उस पर मोस्टली वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगेन गोल्ड सॉलिड ही होता है ना भाई, ऐसा तो ही होता है कि लिक्विड हो जाए। ऐसा पता चले कि ठंड में तो सॉलिड था, गर्मियों में अगर 45 डिग्री टेम्परेचर गया और तो पता चला कि हमारा जो गोल्ड है वो तो लिक्विड हो रखा है। ऐसा नहीं होता है ना, सॉलिड ही रहता है। तो नॉर्मली ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट अगेन एक्सेप्शन, जो मरकरी होगी Hg उसकी सिंबल है, वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट जो आ रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर, इट इज मैलेबिलिटी। बचपन से पढ़ते आ रहे हो गए ना, एटलीस्ट 9 में तो एक बार दर्शन हुए ही होंगे इनके, फिर भी एक बार वापस से कर लेते हैं। मैलेबिलिटी क्या होती है, तो देखो मैलेबिलिटी जो होती है वो एक प्रॉपर्टी है, a property which allows the metals to be hammered, मतलब इनकी अच्छी सी ठुकाई हो सकती है, ठीक है, हैमरिंग कर सकते हैं हम। तो हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। मतलब कोई भी अगर मेटल का शीट अगर है उसको हम इतना ज़्यादा उसकी हैमरिंग कर सकते हैं जितना ज़्यादा उसको बिना ब्रेक किए हुए। ध्यान रखना, पता है हमने हैमरिंग करना स्टार्ट किया और ब्रेक हो गया, डैट इज़ नॉट मैलेबिलिटी। ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अपने उसकी सीट पतली पतली होती जाए, इतनी हैमरिंग करते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा और इसकी सीट पतली होती जाएगी। जितनी वो पतली होगी, जितना ज़्यादा हम पतला ले जा सकते हैं, एकदम फिल्म के स्टेज पे लेके चलेंगे, उतना ज़्यादा उसकी मैलेबिलिटी का कैरेक्टर कहेंगे अच्छा है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक एल्यूमिनियम फॉयल अपन यूज़ करते हैं ना पैकिंग के लिए किचन्स में, या फिर होम डिलीवरी के थ्रू आता है तो उसमें भी एल्यूमिनियम फॉयल्स होते हैं। व्हाट इज दैट, एल्यूमिनियम क्या होता है, पर वो कितना पतला होता है ना, एकदम पतला होता है, सीट एकदम पतला पेपर की तरह होती है। तो वो उसकी कहेंगे एल्यूमिनियम की मैलेबिलिटी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से किसके हो सकते हैं मैलेबिलिटी अच्छी हो सकती है। एक तो गोल्ड है जिसका सिंबल AU है, ठीक है। दूसरा है सिल्वर AG, और एल्यूमिनियम फॉयल का तो भी अपन ने बताया। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, हैमरिंग करके पतले पतले सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिठाइयों के स्वीट्स के अंदर क्या होता है, कुछ सिल्वर वर्क होते हैं ना, पतले से सिल्वर के फिल्म होते हैं स्वीट्स के ऊपर किसी किस्म, दैट आर उसके मैलेबिलिटी कैरेक्टर को, सिल्वर के मैलेबिलिटी के कैरेक्टर को वो शो कर रहा है, ठीक है। तो अपन ने मैलेबिलिटी देख लिया, होप ये क्लियर हो गया होगा। इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड, ठुकाई अच्छे से कर सकते हैं, इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, ओके ना। Examples are clear also. So now the next, it is the next property is ductility, है ना। metals के अंदर ductility का हम character देखेंगे, होता क्या है ये। तो ductility is the property which allows metals to be drawn into thin wires, ठीक है। हम कितना पतला रेसा निकाल सकते हैं वायर का, वो उसकी कैरेक्टर, जो उसकी ये कैरेक्टर है किसी भी मेटल का, वो उसको हम डक्टिलिटी नाम देते हैं। तुम कभी भी देखना गोल्ड का बहुत अच्छा अगर ज्वेलरी के अंदर तुम देखोगे तो गोल्ड के वायर्स के भी वर्क होते हैं, है ना। तो वो उसके डक्टिलिटी के कैरेक्टर को दिखाता है सोना के अंदर, ठीक है।
सो डक्टिलिटी हो गया, मैलेबिलिटी हो गई। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इसका वो है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब क्या हुआ, मतलब ये वो प्रॉपर्टी है जिससे वो इलेक्ट्रिक और हीट को कंडक्ट कर सके, अपने कंडक्शन के थ्रू हीट पास कर सके या इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। ठीक है, तो उस प्रोसेस उस प्रॉपर्टी को करते हैं कंडक्टिविटी, है ना। तो मेटल्स के अंदर ना इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कैसे होता है, अब इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी मेटल्स के पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस अगर जाती है तो थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जाती है। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला जो पार्ट होता है ये नहीं हो पाएगा। डेट्स वाई हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है या कहीं कहीं एल्युमिनियम की भी होती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये वाला पॉइंट, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई, ऐसी क्या गुड कंडक्टर वाली बात कैसे आ गई इनके अंदर, तो वो इसलिए आई क्योंकि इससे प्रीवियस वाले सेशन में आपने देखा है कि जो 1A ग्रुप या अल्कली मेटल्स होते हैं वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या 2A ग्रुप वाले होते हैं वो अपना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर सकते हैं, जो कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन है ना भाई, वही फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है इनके सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो अल्कली में भी हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अगर मैं कोई भी एक मेटल मान लूँ नॉट अल्कली अल्कलाइन, तो अपने को दिख रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके जितना वो लूज करेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये वाला भाई Ne, यही इसको मेटल के कंडक्टिविटी के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये ना हो ना तो कंडक्टिविटी ख़त्म। ठीक है, एक एग्जांपल, एक जो इन्फो है वो आप याद रखना कि मोस्ट कंडक्टिव मेटल अक्रॉस सारे एलिमेंट्स के अंदर है तो वो है सिल्वर, मोस्ट कंडक्टिव मेटल। ठीक है, metals are good conductor of heat also due to the presence of free electron in lattice structure। lattice structure मतलब उसका जो एक स्ट्रक्चर होगा, लैटिस में 3D स्ट्रक्चर हम कहते हैं, तो उसके अंदर जो भी कंडक्टिविटी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि उनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होता है। ठीक है ना, और मोस्ट कंडक्टिव इज सिल्वर। नाउ नेक्स्ट, डेंसिटी। भाई डेंसिटी क्या होती है पता है ना, भारीपन, हैवीनेस, अगर लेम लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो। ठीक है, जो ज़्यादा डेंसर होगा वो ज़्यादा भारी होगा, है ना। सपोज अगर मैं 10 ग्राम्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो अपन ने लिया 10 ग्राम्स ऑफ कॉटन, रुई, ठीक है, और 10 ग्राम्स ऑफ हमने बाई वेट ये लिया, क्या कहते हैं उसको, RNL। ठीक है, और दोनों को ना 2 बीकर में डाल दिया। ठीक है, वाटर है दोनों बीकर में और हमने डाल दिया, तो एक में हमने 10 ग्राम कॉटन डाला यानी कि रुई डाल दी, और एक बीकर में हमने 10 ग्राम आयरन के नेल्स डाल दिए। वेट देखो सेम है, 10-10 ग्राम, है ना। पर अपना अगर ऑब्जर्वेशन करना हो पहला 30 सेकंड के लिए, हम सिर्फ 30 सेकंड में देखेंगे कि क्या होने वाला है दोनों बीकर के अंदर। तो अपन देखेंगे कि जैसे अपन ने आयरन नेल को डाला वो नीचे बॉटम में चला जाएगा, बीकर के पानी के नीचे बैठ जाएगा। पर पहले 30 सेकंड में देखेंगे अपन कि जो कॉटन है वो फ्लोट कर रहा है किस पे, वाटर के सरफेस पे। तो भाई ये क्या जादू है, अपन ने तो वेट एक ही यूज़ किया था, 10 ग्राम 10 ग्राम, है ना। बट वो एक तो नीचे चला गया, सबमर्ज हो गया, और दूसरा भी फ्लोट कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या होगा, अपन कहेंगे कि रीज़न ये है क्योंकि आयरन इज मोर डेंसर देन, ऑल्दो द वेट आर सेम, वी हैव टेकन द सेम वेट, बट आयरन आर मोर डेंसर देन कॉटन, तो वो सबमर्ज कर गया। ठीक है,
अब इसको केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मेटल्स के पास ज़्यादा डेंसिटी होगी, एक पहला जनरलाइज पॉइंट कि भैया ये हेवियर होने वाले हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट, डेंसिटी क्यों ज़्यादा होगी भाई, वो इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि इनके बीच में जो पैकिंग है ना एटम्स के बीच में, वो ज़्यादा बेटर होगी। और ये पैकिंग क्यों ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड होगा, तो ओवरलैपिंग ऑफ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बेटर होगा, मतलब ओवरलैपिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है दो एटम्स के बीच में, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, ये क्लोज पैकिंग होगा इसके स्ट्रक्चर के अंदर, कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर भी अगर अपने को कोई कहा कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बताओ किसके अंदर ज़्यादा बेटर होगा, तो अपन कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल में। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम्हें ध्यान हो तो जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अल्कलाइन में थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे NH2 और इसमें NS1 है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी पैकिंग ज़्यादा बेटर होती है कंपैरेटिव टू NS1 के रेस्पेक्ट में, इसलिए, ठीक है। और एक बात और, अगर मैं ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर मैं बात करूँ आपसे, ये एक ग्रुप है ना, हमने लास्ट जो ग्रुप होती है वो वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, जैसे भी हम जाना चाहें। पर अगर ऊपर से नीचे अगर हम आएँ, दैट इज़ फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, Li से फ्रेंसियम तक, तो वी विल सी कि देयर इज़ अ इंक्रीज इन डेंसिटी का ट्रेंड जो हमको दिखेगा वो ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है डेंसिटी के अंदर, सबसे पहले कि मेटल्स हैव हायर और मोर डेंसिटी। दूसरी पॉइंट कि इनकी डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, ड्यू टू बेटर या क्लोज पैकिंग ऑफ द एटम्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में अगर किसी ने अगर पूछ दिया हमसे कि इन दोनों में किसका होगा ज़्यादा, तो अपन ने बोलना है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि वहाँ लास्ट में NH2 इलेक्ट्रॉन है, जो वो प्लेस होते हैं जब, तो एक सिमेट्रिकल आता है पैकिंग के अंदर, इस वजह से वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। और तीसरी पॉइंट, अगर मैं ग्रुप में मेटल्स के अंदर फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाऊँ, तो जो डेंसिटी का ट्रेंड है वो हमको दिखेगा कि हम जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज होता है। एक रीज़न ये भी है कि मॉलिकुलर वेट भी इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, है ना। पर इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो फिर हायर क्लासेस में हमको मिलते हैं। हमारे लिए 10th के सिलेबस के लिए इट इज़ मोर देन एनफ, है ना। अपने को इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, ठीक है भाई। रेडियस क्या होता है पता है ना आपको, सेंटर से आउटर मोस्ट पार्ट का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होती है, ठीक है। तो रेडियस मतलब अगर मैं ऐसे एक स्फीयर सपोज ड्रॉ कर रहा हूँ और उसका सपोज ये सेंटर है, तो इस सेंटर से ये जो होगा डिस्टेंस, इट इज़ रेडियस। ये भी रेडियस ही होगी, ये कोई भी हम डिस्टेंस ले जो आउटर मोस्ट तक वो जा रहा है, तो रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो इसमें कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके आइदर ऑफ यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे, ठीक है। तो जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, और जिसकी साइज़ कम होगी उसकी रेडियस कम होगी, ठीक है। वो डायरेक्टली साइज पर डिपेंडेंट होगी। तो अल्कली मेटल्स आर लार्जेस्ट इन साइज, अपने किसके, हर पीरियड के अंदर तुम देखोगे तो उस पीरियड का जहाँ से स्टार्ट होगा तो उस पीरियड के अंदर जो अल्कली मेटल होगा वो सबसे लार्जेस्ट इन साइज होगी। कैसे, फॉर एग्जांपल, है ना, मान लो यहाँ से 3 है, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, अब बोरोन भी आएगा, ऐसे करके जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में हम कहेंगे कि लिथियम इज लार्जेस्ट इन साइज, ओके। इस पीरियड में हम कहेंगे, अगर ये पीरियड ऐसे जारी होगी, है ना, सोडियम है, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगी, है ना, उसके बाद जो आगे आगे नंबर आएंगे, तो फिर यहाँ तक कहेंगे कि इस पीरियड में अपन ने कि सोडियम इज लार्जेस्ट इन साइज। तो हर पीरियड के अंदर जो अल्कली मेटल होंगे उस पीरियड का लार्जेस्ट इन साइज होंगे, है ना। अगर आप ये बात जब मैं ये बात कह रहा हूँगा तब आप अगर आप पीरियोडिक टेबल अपने साथ ओपन करके सप्लीमेंट करके इसको देखोगे तो विल गेट माई पॉइंट, ओके। सो पीरियोडिक टेबल देखना खोल के उनको, और उसमें ये को रिलेट करना। मैं बोल रहा हूँ कि हर पीरियड के अंदर उस पीरियड का जो अल्कली मेटल होगा उसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, अल्कली मेटल्स आर लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट क्या हम देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना।
डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो ये इंक्रीज होती है। कैसे? सपोज ये एक ग्रुप हो गई है ना, फर्स्ट ए ग्रुप। अब ये फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर अगर मैं लिथियम से नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो वी विल सी इट कि नीचे जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊँगा इनकी साइज बढ़ती जाएगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रही होगी, है ना। तो एटॉमिक रेडियस के अंदर अपने को 2 पॉइंट रखने हैं। पहला, एटॉमिक रेडियस आर लार्जेस्ट इन साइज। दूसरा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, आई होप इट क्लियर्स। नाउ देयर इज अ डिफरेंस लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के हमने प्रॉपर्टीज़ को एक साथ ही डिस्कस कर लिया है, ताकि हमारे को जब भी एक जगह पे दोनों मिल जाए और हमारे को रिवीजन जब भी करनी हो तो अलग अलग चीज़ें नहीं उठानी पड़े, है ना। तो सबसे पहला हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, लश्यर। तो मेटल्स के अंदर हमने देखा था लश्यर की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स के अंदर दे डू नॉट हैव लश्यर, ठीक है। पर इसके अंदर भी आयोडीन है, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन है। एक्सक्यूज मी। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, हार्डनेस। हार्डनेस में क्या अपन देख रहे हैं? मेटल्स के पास जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। दोनों के एक्सेप्शन है। LiNa के याद है ना, हमारा मेटल्स के अंदर था एक्सेप्शन। अब नॉन मेटल्स के अंदर हमारा कौन सा एक्सेप्शन है? बोरोन एंड डायमंड। डायमंड तुम्हें पता ही है कितना हार्ड होता है, बट वो नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है। कौन? डायमंड। पर वो बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है। थर्ड इज मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। किस में होगा? मेटल्स में मिलेगा। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी हमारे को नहीं दिखेंगे। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, उनको टूट जाते हैं टुकड़ों में, है ना। कंडक्टिविटी किस में मिलेगा? मेटल्स में। क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो लूज हो जाते हैं और एज फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह अवेलेबल होते हैं वो। पर नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगेन देयर इज एक्सेप्शन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में उसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है, ठीक है। तो अभी अपने तक यहीं तक रखेंगे, ग्रेफाइट के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस कंडक्टिविटी किसका होगा? मेटल का होगा, नॉन मेटल्स का नहीं होगा, ठीक है। अब एक और जो प्रॉपर्टी है वो है सोनोरोसिटी, ठीक है ना। मंदिर का घंटी याद है ना, ऐसे आवाज़ कितना आता है ना। तो वो क्या होता है? मेटल ही होता है। तो मेटल्स आर सोनोरस, मतलब प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन हिट विथ हार्ड ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कहते हैं सोनोरोसिटी। लेकिन नॉन मेटल के अंदर ये वाला हमारे को प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगा, दे आर नॉन सोनोरस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी कि मेटल्स का हमने देखा था अभी कि जो उनकी बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होती है, बट उसके अंदर भी अपने को एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ मरकरी। मरकरी का नहीं होता है। लेकिन नॉन मेटल के अंदर हम देखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, डेंसिटी। मेटल विल बी हाई इन डेंसिटी and non-metal will be low in density, okay। so एक डेंसिटी का पॉइंट हमको देखने को मिल गया दोनों के बीच में डिफरेंसेस। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज फिजिकल स्टेट, ओके। तो फिजिकल स्टेट के अंदर अपन ने क्या देखा है? फिजिकल स्टेट के अंदर अपन ने क्या देखा है कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बट उसका जो एक्सेप्शन याद है ना, कौन सा था? मरकरी, Hg, जो कि लिक्विड होती है किस पे? रूम टेम्परेचर पे, ओके। नाउ नॉन मेटल्स विल बी, वो सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं, गैसेस स्टेट में भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। बट इट टू हैव एन एक्सेप्शन, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होती है किस पे? रूम टेम्परेचर पे। तो
it is the basic difference in the physical properties of both metals and नॉन मेटल्स, है ना. तो एक बार इन सबको आप नोट डाउन कर लेना, और इट विल हेल्प, आई होप इट विल हेल्प यू इन द रिविजन पार्ट. तो एक बार वापस से देख लो सब कुछ. ओके. In the next session, we will discuss the chemical properties of metals and non-metals.